बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। काला जादू बाय M.A. राहत का आज हम 8वां एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। कुछ कड़ियाँ पीछे से जोड़ते हुए। महीनों हो गए मगर बात क्या है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, पिछले हफ्ते से कुछ खोए खोए से हो। मेरे खुदा, ओह मेरे खुदा, मेरे मुंह से लरसती हुई आवाज़ निकली और रहीम खान चूक पड़े। वो भी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। क्या कहा तुमने? वो बोले। कुछ नहीं, मैं वापस चल पड़ा ये बोलकर। रहीम खान की आवाज़ कानों में गरम गरम शीशे की तरह उतर रही थी। महीनों से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं महीनों से यहाँ हूँ, महीनों से, मगर कैसे? ये मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। मगर मैं तो पिछली रात चांद खान के साथ रेल में सफ़र कर रहा था। फिर मैं महीनों से यहाँ कैसे हूँ? ये माहौल, ये लोग, ये सब कुछ जाना पहचाना क्यों है? क्या हुआ है आखिर मेरे साथ? क्या हुआ है? रास्ता तक नहीं भूला था। बेख्याली के आलम में आया मगर इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर पहुँचा था जिनसे उतर कर गया था। हालांकि सारी सीढ़ियाँ एक जैसी थी, तमाम घर तकरीबन एक जैसे थे। ये तमाम बातें जहन ख़राब कर रही थी। इतना अंदाज़ा तो मैंने लगा लिया था कि ये सब कुछ भूरिया चरण ने किया है, लेकिन क्या किया है ये जानना ज़रूरी था। मालती हार लेने के लिए खड़ी थी। जल्दी से हारों का पुड़ा लेकर चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रहीम खान ने कहा था महीनों से मैं इससे हार ले जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? वही कुछ हमशक्ल वाला मामला हो सकता है। ना भी कोई शख्स मेरा हमशक्ल होगा, लेकिन इतने सारे हमशक्ल, हर जगह मेरा एक हमशक्ल मौजूद है। खैर, मालती आ गई। बोली, अंधेरे में क्यों लेटे हो रत्ना जी? बत्ती जला दूं? रहने दो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, आओ बैठो। अंधेरे में? ना बाबा ना, हमें अंधेरा अच्छा ना लगे है। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? उसी वक्त तो फुर्सत मिले है। अब 12 बजे मेहमान चले जाएंगे तो बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। रोशनी जला दो और बैठो। ये ठीक है। मालती ने लाइट जला दी और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? 19। महीना कौन सा है मालूम है? सितंबर है। और मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। काहे रत्ना जी, आज 19 सितंबर है तो और क्या? ओ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मेरे होश व हवास दुरुस्त थे, पागल नहीं हुआ था। लेकिन ये मालती क्या कह रही थी? सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था। चांद खान का पहले 18 मार्च को रतौली जाने का इरादा था, लेकिन अपना कोई काम होने की वजह से वो 17 मार्च ही को रतौली चल पड़े थे और इस बात को 5 माह गुजर गए थे। 5 माह? अगर वाकई सितंबर का महीना है तो मेरे ये 5 माह कहाँ खो गए? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वादा करोगी किसी को कुछ नहीं बताओगी? बोलो, वादा करोगी मालती? शिकंता के बारे में पूछोगे ना? शिकंता? हाँ रतन जी, शिकंता के बारे में बात करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। रमा रानी हमारा सर गंजा कर देंगी। पहले भी तुम्हारी वजह से पिट चुके हैं। ये शिकंता कौन है? जाते हैं, आ गए ना उसी पर। अरे हाँ, हमें सब पता है, सब हमारे ही दुश्मन है। नहीं, मैं शिकंता के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। लोग पूछे जा रहे हो और कहते हो नहीं पूछूंगा। वैसे हमारी मानो तो रतन जी, शिकंता के फेरे मत आओ। वो तुमसे ज़्यादा पागल है, तुम्हें भी बीच चौराहे पे मरवा देगी। तुम मुझे कब से जानती हो मालती? तुम्हें? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब यहाँ आया था? होली जली थी जब तुम यहाँ आए थे। ठहरो, बताती हूँ। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, फिर बोली, पूरे 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने से मैं यहाँ हूँ तो और क्या? कहाँ से आया था मैं? अंजनापुर गई थी रमा रानी संग यात्रा को। वहीं तुम काशू के मंदिर के किनारे धूनी मारी बैठे हुए थे। रमा रानी को देखा तो माँ माँ कहकर उनसे लिपट गए। जुम्मा उस्ताद ने तो लठ ही दे मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जीता होता तो तुम्हारी बराबर होता। उन्होंने जुम्मा उस्ताद को रोका। बाद में पता चला
कि तुम बावले हो, और सचमुच तुम थे भी नरे बावले। न खाने का होश, न पहनने का। रमा रानी को रतन याद ना आता? भला तुम यहाँ लाए जाते। मगर उनके मन में ममता की गंगा बहने लगी थी। वहीं तो मरा था उनका रतन, मतलब है अंजनापुर में। गाड़ी के नीचे आ गया था, और फिर रमा रानी अंजनापुर ही इसकी अर्थी जलाकर आई थी। महीनों बावली रही थी उसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटों से ज़्यादा प्यार नहीं किया जाता, मगर अकेले जो थे। रमा रानी की तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन उमा रानी की हैं। सच्ची कहती हैं बचपन से। मगर तुम ये सब क्यों पूछे जा रहे हो? तो मैं रमा रानी का रतन नहीं हूँ, मैंने कहा, और मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरत थी। कहने लगी, लो, जब रतन मर ही गया तो तुम भला कैसे उनके रतन हो सकते हो? मगर उन्होंने तुम्हारा नाम रतन ही रख डाला, और बड़े प्यार से तुम्हें रत्ना रत्ना कहती हैं, और जब से मैं इन्हीं के पास हूँ। मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था। मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते कैसे? मुंह से राल बहती थी, हर वक्त नाक बहती रहती थी, खाने पीने का होश नहीं था। महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले हम तुम्हें गूंगा ही समझते थे। वैसे त्रिवेदी के इलाज ने तुम्हें फ़ायदा दिया, मगर तुम बावले कैसे हो गए थे रतन जी? मैं ठंडी ठंडी सांसें ले रहा था। जो इंकशाफ मुझ पर हुआ था वो बहुत सी हकीकतों से रोशनास करा रहा था, मगर ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। 5 महीने खो गए थे मेरे, पूरे 5 महीने। कैसे हुआ, कब हुआ, क्या चक्कर चलाया उस खबीस भूरिया चरण ने? इस बार क्या चक्कर चला दिया था, कुछ अंदाज़ा नहीं था। चांद खान साहब को तो वो इस बुजुर्ग के दिए हुए तावीज़ की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। रास्ता लेकिन उसने ज़रूर रोका होगा मेरा, और कामयाब हो गया कमबख्त। खुदा उसे गारत करे। पता नहीं बेचारे चांद खान पर क्या गुजरी होगी, कहाँ कहाँ मुझे तलाश करते फिरे होंगे, मगर मैं पागल कैसे हो गया था। बड़ी उलझनें बाकी थी अभी, लेकिन कम से कम अंदाज़ा ज़रूर हो गया था। मैं किसी रतन का हमशक्ल नहीं, बल्कि दिमागी ख़राबी हो गई थी मेरे अंदर, और भटकता फिर रहा था। और रमा रानी मुझे फिर यहाँ ले आई। मगर मेरी दीवानगी की क्या वजह थी? एक सवाल और किया मैंने मालती से, मालती, तुम्हारे शहर का नाम क्या है? अरे ये भी याद नहीं तुम्हें? बता दो मालती, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं। अब हमें बावला कर दोगे तुम। शक्ति नगर का नाम जानते हो तुम? और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। तो वही जगह थी जहाँ चांद खान रहते थे। शक्ति नगर, ये शक्ति नगर ही है ना? मैंने बेयकीनी के अंदाज में मालती से पूछा। बावला करके छोड़ोगे? लो, हम नहीं बैठते तुम्हारे पास, जा रहे हैं। इसे देखो, हमारा मजाक उड़ावे है। वो उठी और बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिमाग साई साई कर रहा था। भूरिया चरण, सिर्फ भूरिया चरण, भला और कौन हो सकता है इन वाक़यात के पीछे? मगर चांद खान साहब, उफ, अगर ये शक्ति नगर है तो फिर मुझे चांद खान साहब से मिलना चाहिए, उनकी खबर लेनी चाहिए। बेचारे थक हार कर बैठ गए होंगे। न जाने किस तरह मुझे उनसे अलग कर दिया गया होगा। दिल बेचैन होने लगा। जी तो चाहा इसी वक्त बाहर निकल जाऊं, रास्ते तलाश कर ही लूँगा। वैसे भी शक्ति नगर के इन इलाकों से अजनबी नहीं था जहाँ चांद खान साहब रहते थे। बाहर निकलूँगा तो पता चल ही जाएगा। इस जोन कभी उस तरफ नहीं आना हुआ था, और आने का कोई जवाब भी नहीं था। रात न जाने किस तरह गुजारी। 12 बजे के बाद इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा छा गया था, और वैसे भी बस यही लम्हात हुआ करते थे यहाँ ज़िंदगी के। मुझे अब पूरी तरह एहसास हो गया था कि बहुत सी बातें मेरी शनासा क्यों हैं, लेकिन ये 5 महीने मेरी निगाहों से ओझल कैसे रहे। रोज़े अव्वल ही मुझे क्यों ना मालूम हो गया कि मैं किसी अजनबी जगह आ गया हूँ। मालती कहती थी कि मैं पागल हो गया था। हो सकता है, मगर इन 5 महीनों ने मुझे फ़ायदा भी पहुँचाया था। पुलिस की निगाहों से 5 महीने तक दूर रहा था, और अब शायद मेरी तलाश में इस कदर शिद्दत भी ना रह गई हो। उफ़, खुदा करे चांद खान साहब मिल जाएं, तो एक बार फिर उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मुझे रतौली ले जाएं। वो कमबख्त भूरिया चरण कब तक मेरा रास्ता रोकेगा? रात ही को मैंने अपने दिल में कुछ और फैसले भी किए थे। यह अंदाज़ा तो मुझे हो ही गया था कि 5 माह तक जहनी अदम तवाज़ुन का शिकार रहा था, और ये वक्त आलम दीवानगी में गुजरा होगा। लेकिन ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात थी। रमा रानी ने ये सब कुछ किया था मेरे लिए बेलौस बेगर्ज। वो जो कुछ भी थी, माँ का जज्बा उभरा था उनके दिल में।
जानवर तक इस जज्बे में खोट नहीं रखते। वो तो इंसान थी, चुनाचे अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई थी जिससे परहेज करता। अगर मजबूरी ही हुई तो कुछ वक्त और यहाँ गुजारूंगा और एक बार फिर खुद को हालात से लड़ने के लिए तैयार करूँगा। हाँ, अगर तकदीर साथ दे और चांद खान बदल ना गए हों तो एक बार फिर उनके साथ बुजुर्ग के मज़ार पर जाने की कोशिश करूँगा। न जाने रात के कौन से हिस्से में नींद आ गई थी, मगर सुबह जल्दी जाग गया था और जागने की वजह वो संतरा था जो खुली खिड़की के रास्ते अंदर आया था और ज़ोर से मेरे सीने पर पड़ा था। आँख खुली तो चोट का एहसास हुआ। टटोल कर देखा तो संतरा हाथ लगा। यहाँ तो हर चीज़ से खौफ खाने की आदत पड़ गई थी। संतरा पकड़े उठ गया, खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखा। खुली खिड़की नज़र आई और कदम उस तरफ बढ़ गए। खिड़की के आगे गली थी और गली के दूसरी तरफ एक इमारत, और इमारत में उस जैसी ही खिड़की, और खिड़की में एक सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद चेहरा, घटाओं जैसे बेपनाह बाल जो नीचे न जाने कहाँ तक चले गए थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए। मुझे ही मुखातिब किया गया था और हिंदू तरीके से मुझे ये सलाम किया गया था, मगर मुझे क्यों? उसी वक्त अक़ब से दरवाज़ा पीटा जाने लगा और मैं अचानक उछल पड़ा। दरवाज़ा जिस ज़ोर से पीटा जा रहा था इसमें बड़ा गुस्सा नज़र आ रहा था। उफ, शायद फिर कोई मुसीबत आ गई, फिर कोई नया खेल। सामने वाली लड़की कुछ इशारे कर रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आखिर मैं दहशत ज़दा अंदाज में खिड़की के पास से हट आया और दरवाजे पर पहुंच गया। फिर दरवाज़ा खोल दिया। किशना थी, धुली निखरी किशना। दरवाज़ा क्यों बंद किया था? वो गुर्राई। मैं मुंह खोल कर रह गया। बोलो, दरवाज़ा क्यों बंद किया था? क्या हो गया? मेरे मुंह से खौफजदा आवाज़ निकली। अंधे हैं ना हम सब? क्यों, अंधे हैं ना? वो मुझे धक्का देकर अंदर घुसाई। बुरी तरह भुनी हुई थी, इधर उधर देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो बोली, क्या फेंका था उसने? बताओ, क्या निशाना बांधकर फेंका था उसने? ये मैंने संतरा सामने कर दिया। संतरा उसने मेरे हाथ से छीन लिया, फिर गुर्राई। संतरा उसने मेरे हाथ से छीन लिया, फिर गुर्राई। तो ये होता है सुबह ही सुबह, यूं जगाया जाता है राजकुमार जी को, और राजकुमार जी अब दरवाज़ा बंद और खिड़की खुली छोड़कर सोते हैं। अरे तुम पागल हो, हैं? पागल हो तुम। सारे खेल अच्छी तरह जानते हो और बने हो पागल। मैं बताऊं? पागल चाची है जो समझती है तुम्हें पागल। पागल तो हम सब हैं। तुम तो ठीक हो, बिल्कुल ठीक। मम मैं मेरे हल्क से बमुश्किल निकला। चलो फेंको इसे गली में, मेरे सामने फेंको। वो मुझ पर झपटी और मैं खिड़की की तरफ दौड़ा। मैंने संतरा गली में फेंक दिया। सामने वाली खिड़की बंद हो चुकी थी। अब वहाँ कोई न था। किशना मेरे पीछे थी और मैं हौनकों की तरह उसका चेहरा देख रहा था। ये सब कुछ अस्तराबी अंदाज में हुआ था। दरअसल सोकर जागा था, आवाज़ बाहर नहीं हुए थे। फिर जिस जी बहरान से गुजरा था इसमें क़ुव्वत इरादी कुछ ना रह गई थी। चुनाचे किशना ने जो रवैया अख्तियार किया था उससे मरऊब हो गया और इसी कैफियत ने मेरी दीवानगी का भरम रख लिया। मगर ये किशना साहिबा, इनका अंदाज क्या कह रहा है? और उनकी आंखें शोला बार निगाहों से मुझे क्यों देख रही हैं? क्यों खोली थी तुमने खिड़की? मैंने नहीं खोली थी, हवा से खुल गई होगी। उसने तंदिया। क्यों खोली थी तुमने खिड़की? मैंने नहीं खोली थी। अच्छा, हवा से खुल गई होगी, उसने तंज़िया अंदाज में कहा। हाँ शायद। आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी, टेटुआ दबा दूंगी, समझे? उसने गुर्राते हुए कहा। रमा रानी अचानक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। इन्होंने शायद किशना के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। क्या हुआ? क्या बात है किशना? कुछ नहीं। वो झटकेदार लहजे में बोली और पलट कर जाने लगी। रमा रानी ने इसकी आस्तीन पकड़ ली थी। ये तो मुझसे बात कर रही है, दिमाग में खुश्की हो गई है क्या? वो शिकंदा क्या समझती है खुद को? बहुत खूबसूरत है, वो सबको पागल बना सकती है। बेचारे पागल के पीछे क्यों पड़ गई है?
और ये इसके एक इशारे पर कैसे होश में आ जाता है, इसका हर इशारा कैसे समझ लेता है। वो संतरा फेंक कर इसे जगाती है और ये खिड़की पर पहुंच के इसके दर्शन करता है, पूजा करता है इसकी, और हम इसे पागल समझते हैं। कृष्णा का लहजा अजीब था। रमा रानी ने खुली खिड़की की तरफ देखा और फिर कृष्णा की तरफ, और फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, पागल तो तुम भी हो कृष्णा, क्या तुम पागल नहीं हो? कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। रमा रानी फिर बोली, ये कौन सी जगह है कृष्णा, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। यहाँ जैसी बातें करो तुम, न जाने कहाँ की बातें करने लगी हो। यहाँ जो कुछ होता है इसमें ये कोई मयूब बात नहीं है। मना कर सकते हैं हम किसी को? लोग हम पर हंसेंगे, जो कुछ वो कहेंगे उसका अंदाज़ा है तुम्हें? वो और बात है चाची, पर यह हमारा रत्ना है। ये हमारा कहाँ है कृष्णा? यह हमारा तो नहीं है। त्रिवेदी जी की बात भूल गई, कहते थे अपना माजी भूल गया है। इसे माजी याद आया तो हमें भूल जाएगा। रोक सकोगी इसे? रह सकेगा ये इस अजनबी माहौल में? और इसे तुम शिकंजों में जकड़ना चाहती हो? यह ना हमारा है ना शकंता का। और फिर क्यों दूसरों से लड़ती हो? जाओ कृष्णा, होश से काम करो, मेहमानों से ऐसी बातें नहीं करते। कृष्णा ने कुछ कहना चाहा मगर कह ना सकी। एक लम्हे रुकी, मुझे घूरा, फिर बाहर निकल गई। रमा रानी खामोशी से खड़ी मुझे देखती रही। इनके चेहरे पर गम के तासुरात नजर आ रहे थे। फिर वो आगे बढ़कर मेरे सामने आ गई। क्यों रत्ना, ठीक कहा ना मैंने? तू ठीक हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से। ठीक हुआ तो सोचेगा कैसी बुरी जगह आ गया था, मगर मैं तुझे और कहाँ ले जाती रे? माँ कहकर लिपट गया था। अरे बावले, माँ कहकर तू किसी पत्थर की मूर्ति से भी लिपट जाता तो उसकी छाती धड़क उठती। मैं तो गोश्त पूस की बनी हूँ। क्या करती उस समय? तेरे साथ दीवानी हो गई थी, मगर ये जगह गलत है। हम वो नहीं जो दूसरे होते हैं। मैं क्या करूँ? हम तो वो होते हैं जो पैदा होते ही बुरे कहलाते हैं। हमें माँ कहना गुनाह है, गाली बन जाती है। कहने वाले के लिए डाकू के घर डाकू पैदा हो जाए शरीफ बन सकता है, मगर यहाँ तुझे जो ही होश आया यहाँ से चला जाएगा। तमाशीन बनकर तो यहाँ हर कोई आ सकता है, बेटा या भाई बनकर नहीं। मैं सख्ती के आलम में था। ये अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। कितना कर्ब था इनमें, कितनी अनोखी सच्चाई थी। धत तेरी, बाउलों के साथ मैं भी बाउली बन गई। चल मुंह धो ले, नाश्ता कर ले। मालती, अरे ओ मालती, रत्ना जाग गया है, चल नाश्ता बना इसके लिए। जा रत्ना, मुंह धो ले। रमा रानी बाहर निकल गई। मैं ठंडी आह भर कर कमरे से बाहर आया और गुस्ल खाने की तरफ चल पड़ा। नाश्ता बड़ी बददिली से किया था, दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। रमा रानी के अल्फाज ने दुखी कर दिया था। कभी ख्वाब में भी इस माहौल को नहीं देखा था। इब्तिदा में दूसरे बुरे रास्ते अख्तियार किए थे, यानी रेस, सट्टा और जुआ वगैरह, लेकिन शनासाओं में भी कोई इन रास्तों का राही नहीं था। अलबत्ता कभी अगर इन नाचने गाने वालियों के बारे में सुना था तो बहुत बुरे अंदाज में, लेकिन इनकी भी एक ज़िंदगी होती है जो मेरी निगाहों के सामने थी। वो मुझ पर अपना हक समझती थी। कृष्णा ने कैसे अजीब अंदाज में कहा था, पर यह हमारा रत्ना है। मैं तो खुद अपना ही नहीं रहा हूँ, किसी और का कहाँ से हो सकता हूँ? मगर ये शकंता कौन है? कैसी अजीब थी। अंदाज ऐसा था जैसे मेरी इससे भी शनासाई रही हो। नामुमकिन तो नहीं था। पूरे 5 माह का मामला था। किस किस से क्या राब्ते थे कौन जानता था। चांद खान से मिलने के लिए दिल बेताब था। वो मिल जाए तो कुछ हिम्मत बंधे, पता तो चले क्या हुआ था। ये तो आसानी से समझा जा सकता था कि भूरिया चरण ने रतौली जाने का रास्ता रोक दिया था, मगर कैसे? लिबास तब्दील कर लिया था। बज़ाहिर कोई पाबंदी भी नहीं थी कहीं बाहर आने जाने की। जेब में 40 रुपये पड़े हुए थे। नीचे उतरा और चल पड़ा। शक्तिपुर से ज़्यादा वाक़फ़त तो नहीं थी, मगर चांद खान के मोहल्ले का नाम मालूम था।
तांगे चलते थे। एक तांगे ने मुझे वहाँ उतार दिया। दिल धड़क रहा था, पैरों में लर्जिश थी और उस वक्त दिल को धचका सा लगा जब चांद खान के मकान के दरवाजे में बड़ा सा ताला लटका हुआ देखा। गुमसुम खड़ा देखता रह गया था। हो सकता है सब लोग कहीं गए हुए हों। कुछ फासले पे परचून की एक दुकान थी। एक बुजुर्ग वहाँ बैठे थे। पहले भी उन्हें दूर से देखा था, अब उन्हें करीब पहुंचकर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने जवाब दिया। वो सामने वाले मकान में चांद खान रहते थे। मैंने इशारा करके कहा, ई? हाँ, कहीं गए हुए हैं क्या? चांद खान? बुजुर्ग हैरत से बोले, जी, वो तो खल्दे आशियानी हो गए अजीज़ी। कहीं बाहर से आए हो? बुजुर्ग ने कहा। क्या बताऊं कैसा समाअत है। शिकन धमाका हुआ था दिलो दिमाग में। बुजुर्ग का जवाब तो समझ में नहीं आ रहा था, समझकर नहीं समझना चाहता था। हिम्मत करके दोबारा कहा, क्या फरमाया आपने? आओ मियाँ बैठो, कहीं बाहर से आए हो? अजीज़ हो उनके? क्या हुआ उन्हें? मैं समझा नहीं। जन्नत नशीन हो गए वो तो। मोहल्ले की अजमत थे बखुदा। पेशा बुरा पाया था मगर मोहल्ले की नाक थे। दरवेश सिर्फ अमीरों की जेब तराश कर गरीबों की ज़रूरतें पूरी करते थे, किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते थे। आधी रात को पहुंच जाओ, चांद खान दामे दरमे सुखने हाजिर हैं। मजाल है किसी ज़रूरतमंद को लौटाया हो। इंतकाल हो गया उनका? मैंने लरसी हुई आवाज़ में पूछा। बुजुर्ग बहुत बातूनी मालूम होते थे। हाँ मियाँ, अरसा हुआ। रेल का हादसा हुआ था। 17 अफराद हलाक हुए थे और बेशुमार ज़ख्मी। खुदा जाने इनमें से कौन कौन रेल के हादसे में हलाक हो गए थे वो। हाँ अजीज़, मगर कई माह हो गए इस बात को। तुम कहीं मुल्क से बाहर गए हुए थे? हादसा कहाँ हुआ था? रंजनापुर जंक्शन से कुछ 6 कोस पीछे। सुना है क़यामत ख़ेज़ हादसा था। संतरा? उसने मेरे हाथ से छीन लिया, फिर गुर्राई। तो ये होता है सुबह ही सुबह। यूं जगाया जाता है राजकुमार जी को, और राजकुमार जी अब दरवाज़ा बंद और खिड़की खुली छोड़कर सोते हैं। अरे तुम पागल हो, हैं? पागल हो तुम। सारे खेल अच्छी तरह जानते हो और बने हो पागल। मैं बताऊं पागल चाची है, समझती हैं आप तुम्हें। मैं बताऊं पागल चाची है जो समझती है तुम्हें पागल। पागल तो हम सब हैं, तुम तो ठीक हो, बिल्कुल ठीक। मैं मेरे हल्क से बमुश्किल निकला। चलो फेंको इसे गली में, मेरे सामने फेंको। वो मुझ पर झपटी और मैं खिड़की की तरफ दौड़ा। मैंने संतरा गली में फेंक दिया। सामने वाली खिड़की बंद हो चुकी थी। अब वहाँ कोई न था। कृष्णा मेरे पीछे थी और मैं हौनकों की तरह उसका चेहरा देख रहा था। ये सब कुछ अस्तराबी अंदाज में हुआ था। दरअसल सोकर जागा था, हवास बहाल नहीं हुए थे। फिर जिस जी बहरान से गुजरा था मैं इसमें क़ुव्वत इरादी कुछ ना रह गई थी। चुनाचे कृष्णा ने जो रवैया अख्तियार किया था उससे मरऊब हो गया और इसी कैफियत ने मेरी दीवानगी का भरम रख लिया। मगर ये कृष्णा साहिबा, इनका अंदाज क्या कह रहा है? और उनकी आंखें शोला बार निगाहों से मुझे क्यों देख रही हैं? क्यों खोली थी तुमने खिड़की? मैंने नहीं खोली थी, हवा से खुल गई होगी। उसने तंदिया। क्यों खोली थी तुमने खिड़की? मैंने नहीं खोली थी। अच्छा, हवा से खुल गई होगी, उसने तंज़ी अंदाज में कहा। हाँ शायद। आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी, टेटुआ दबा दूंगी, समझे? उसने गुर्राते हुए कहा। रमा रानी अचानक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। इन्होंने शायद कृष्णा के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। क्या हुआ? क्या बात है कृष्णा? कुछ नहीं। वो झटकेदार लहजे में बोली और पलट कर जाने लगी।
रमा रानी ने इसकी आस्तीन पकड़ ली थी। ये तो मुझसे बात कर रही है, दिमाग में खुश्की हो गई है क्या? वो शिकंदा क्या समझती है खुद को? बहुत खूबसूरत है, वो सबको पागल बना सकती है। बेचारे पागल के पीछे क्यों पड़ गई है? और ये इसके एक इशारे पर कैसे होश में आ जाता है? इसका हर इशारा कैसे समझ लेता है? वो संतरा फेंक कर इसे जगाती है और ये खिड़की पर पहुंच के इसके दर्शन करता है, पूजा करता है इसकी, और हम इसे पागल समझते हैं। कृष्णा का लहजा अजीब था। रमा रानी ने खुली खिड़की की तरफ देखा और फिर कृष्णा की तरफ, और फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, पागल तो तुम भी हो कृष्णा, क्या तुम पागल नहीं हो? कृष्णा ने कोई जवाब नहीं दिया। रमा रानी फिर बोली, ये कौन सी जगह है कृष्णा? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, यहाँ जैसी बातें करो तुम, न जाने कहाँ की बातें करने लगी हो। यहाँ जो कुछ होता है इसमें ये कोई मयूब बात नहीं है। मना कर सकते हैं हम किसी को? लोग हम पर हंसेंगे। जो कुछ वो कहेंगे उसका अंदाज़ा है तुम्हें? वो और बात है चाची, पर यह हमारा रत्ना है। ये हमारा कहाँ है कृष्णा? यह हमारा तो नहीं है। तरवेदी जी की बात भूल गई? कहते थे अपना माजी भूल गया है, इसे माजी याद आया तो हमें भूल जाएगा। रोक सकोगी इसे? रह सकेगा ये इस अजनबी माहौल में? और इसे तुम शिकंजों में जकड़ना चाहती हो? यह ना हमारा है ना शकंता का। और फिर क्यों दूसरों से लड़ती हो? जाओ कृष्णा, होश से काम करो, मेहमानों से ऐसी बातें नहीं करते। कृष्णा ने कुछ कहना चाहा मगर कह ना सकी। एक लम्हे रुकी, मुझे घूरा, फिर बाहर निकल गई। रमा रानी खामोशी से खड़ी मुझे देखती रही। इनके चेहरे पर गम के तासुरात नजर आ रहे थे। फिर वो आगे बढ़कर मेरे सामने आ गई। क्यों रत्ना? ठीक कहा ना मैंने? तू ठीक हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से। ठीक हुआ तो सोचेगा कैसी बुरी जगह आ गया था, मगर मैं तुझे और कहाँ ले जाती रे? माँ कहकर लिपट गया था। अरे बावले, माँ कहकर तू किसी पत्थर की मूर्ति से भी लिपट जाता तो उसकी छाती धड़क उठती। मैं तो गोश्त पूछ की बनी हूँ। क्या करती उस समय? तेरे साथ दीवानी हो गई थी, मगर ये जगह गलत है। हम वो नहीं जो दूसरे होते हैं। मैं क्या करूं? हम तो वो होते हैं जो पैदा होते ही बुरे कहलाते हैं। हमें माँ कहना गुनाह है, गाली बन जाती है। कहने वाले के लिए डाकू के घर डाकू पैदा हो जाए शरीफ बन सकता है, मगर यहाँ तुझे जो ही होश आया यहाँ से चला जाएगा। तमाशीन बनकर तो यहाँ हर कोई आ सकता है, बेटा या भाई बनकर नहीं। मैं सख्ती के आलम में था। ये अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। कितना कर्ब था इनमें, कितनी अनोखी सच्चाई थी। धत तेरी, बाउलों के साथ मैं भी बाउली बन गई। चल मुंह धो ले, नाश्ता कर ले। मालती, अरे ओ मालती, रत्ना जाग गया है, चल नाश्ता बना इसके लिए। जा रत्ना, मुंह धो ले। रमा रानी बाहर निकल गई। मैं ठंडी आह भर कर कमरे से बाहर आया और गुसल खाने की तरफ चल पड़ा। नाश्ता बड़ी बददिली से किया था। दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। रमा रानी के अल्फाज ने दुखी कर दिया था। कभी ख्वाब में भी इस माहौल को नहीं देखा था। इब्तिदा में दूसरे बुरे रास्ते अख्तियार किए थे, यानी रेस, सट्टा और जुआ वगैरह, लेकिन शनासाओं में भी कोई इन रास्तों का राही नहीं था। अलबत्ता कभी अगर इन नाचने गाने वालियों के बारे में सुना था तो बहुत बुरे अंदाज में, लेकिन इनकी भी एक ज़िंदगी होती है जो मेरी निगाहों के सामने थी। वो मुझ पर अपना हक समझती थी। कृष्णा ने कैसे अजीब अंदाज में कहा था, पर यह हमारा रत्ना है। मैं तो खुद अपना ही नहीं रहा हूँ, किसी और का कहाँ से हो सकता हूँ। मगर ये शकंता कौन है? कैसी अजीब थी। अंदाज ऐसा था जैसे मेरी इससे
अंदाज ऐसा था जैसे मेरी इससे भी शनासाई रही हो। नामुमकिन तो नहीं था, पूरे 5 माह का मामला था। किस किस से क्या राब्ते थे कौन जानता था। चांद खान से मिलने के लिए दिल बेताब था। वो मिल जाए तो कुछ हिम्मत बंधे, पता तो चले क्या हुआ था। ये तो आसानी से समझा जा सकता था कि भूरिया चरण ने रतौली जाने का रास्ता रोक दिया था, मगर कैसे? लिबास तब्दील कर लिया था, बज़ाहिर कोई पाबंदी भी नहीं थी कहीं बाहर आने जाने की। बज़ाहिर कोई पाबंदी भी नहीं थी कहीं बाहर आने जाने की। जेब में 40 रुपये पड़े हुए थे। नीचे उतरा और चल पड़ा। शक्तिपुर से ज़्यादा वाक़फ़त तो नहीं थी, मगर चांद खान के मोहल्ले का नाम मालूम था। तांगे चलते थे, एक तांगे ने मुझे वहाँ उतार दिया। दिल धड़क रहा था, पैरों में लर्जिश थी, और उस वक्त दिल को धचका सा लगा जब चांद खान के मकान के दरवाजे में बड़ा सा ताला लटका हुआ देखा। गुमसुम खड़ा देखता रह गया था। हो सकता है सब लोग कहीं गए हुए हों। कुछ फासले पे परचून की एक दुकान थी। एक बुजुर्ग वहाँ बैठे थे। पहले भी उन्हें दूर से देखा था, अब उन्हें करीब पहुंचकर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने जवाब दिया। वो सामने वाले मकान में चांद खान रहते थे। मैंने इशारा करके कहा, ई? हाँ, कहीं गए हुए हैं क्या? चांद खान? बुजुर्ग हैरत से बोले, जी, वो तो खल्दे आशियानी हो गए अजीज़ी। कहीं बाहर से आए हो? बुजुर्ग ने कहा। क्या बताऊं कैसा समाअत है, शिकन धमाका हुआ था दिलो दिमाग में। बुजुर्ग का जवाब तो समझ में नहीं आ रहा था, समझकर नहीं समझना चाहता था। हिम्मत करके दोबारा कहा, क्या फरमाया आपने? आओ मियाँ बैठो, कहीं बाहर से आए हो? अजीज़ हो उनके? क्या हुआ उन्हें? मैं समझा नहीं। जन्नत नशीन हो गए वो तो। मोहल्ले की अजमत थे बखुदा। पेशा बुरा पाया था मगर मोहल्ले की नाक थे। दरवेश सिफ्त अमीरों की जेब तराश कर गरीबों की ज़रूरतें पूरी करते थे। किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते थे। आधी रात को पहुंच जाओ चांद खान दामे दरे सखने हज़र। आधी रात को पहुंच जाओ, चांद खान दामे दर में सुखने हाजिर हैं। मजाल है किसी ज़रूरतमंद को लौटाया हो। इंतकाल हो गया उनका? मैंने लरसी हुई आवाज़ में पूछा। बुजुर्ग बहुत बातूनी मालूम होते थे। हाँ मियाँ, अरसा हुआ। रेल का हादसा हुआ था। 17 अफराद हलाक हुए थे। 70 अफराद हलाक हुए थे और बेशुमार ज़ख्मी। खुदा जाने इनमें से कौन कौन रेल के हादसे में हलाक हो गए थे वो। हाँ अजीज़, मगर कई माह हो गए इस बात को। तुम कहीं मुल्क से बाहर गए हुए थे? हादसा कहाँ हुआ था? रंजनापुर जंक्शन से कुछ 6 कोस पीछे। सुना है क़यामत ख़ेज़ हादसा था। सुना है रेल के डब्बे। इससे आगे बुजुर्ग ने क्या कहा कुछ समझ नहीं आया। बहुत कुछ याद आ रहा था। ओह, वही वक्त, बिल्कुल वही वक्त था। उस रात उन्होंने मुझे सुला दिया था। मैं सो गया था। फिर सूरज चमका था, कुछ शोर सुनाई दिया था। मैंने उसके बाद आंखें खोली। उसके बाद मेरी आंखें बंद हुई और उसके बाद मेरे 5 माह गुम हो गए थे। रमा रानी ने मुझे शिकंतीपुर में ही पाया था, यही बताया था मालती ने। रमा रानी ने मुझे शक्तिपुर में ही पाया था, यही बताया था मालती ने। हालात समझ में आ रहे थे। आज हादसे ने मेरा दिमाग उलट दिया था। चूँकि मेरा कोई वारिस तो था नहीं, इसलिए न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा होऊंगा। और फिर रमा रानी, मोहतरम खान साहब के कुछ और साथी भी यहाँ रहते थे। मैंने आवाज़ पर काबू पाकर कहा, हाँ बहुत से थे, बहुत सारे थे, मगर जब बादशाह ही ना रहा, रैयत क्या रहती, जिसका जिधर मुंह उठा चला गया। अब तो ताला पड़ा है। कोई 4 महीने से कोई आता ही नहीं इधर। बुजुर्ग ने जवाब दिया। आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। चांद खान साहब के बारे में तो अंदाज़ा हो गया था कि बेचारे मेरी वजह से ही मौत की नींद सो गए। जलील भूरिया चरण। उस तावीज़ की मौजूदगी में खान साहब को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका,
लेकिन रेल का हादसा बिला वजह ही तो नहीं हुआ होगा, ज़रूर इसमें भी कोई चाल होगी। कितने लोग मारे गए मेरी वजह से, उन सब का खून मेरी ही गर्दन पर तो है। अगर मैं बुरे रास्तों का इंतखाब ना करता, अगर गलाजत की तलाश में कदम आगे ना बढ़ाता, ज़िंदगी को इस अंदाज में गुजारने की कोशिश ना करता जिसे इस दुनिया में रहने वाले नेक नाम लोग गुजारते हैं, तो ये सब क्यों होता। ज़िंदगी को इस अंदाज में गुजारने की कोशिश करता जिसे इस दुनिया में रहने वाले नेक नाम लोग गुजारते हैं, तो ये सब क्यों होता। बहुत बड़ा गुनाहगार था मैं। न जाने किस किस का कत्ल अपने हाथों से तो मैंने न जाने किस किस का कातिल था, अपने हाथों से भी तो मैंने कत्ल किए थे। वो बेचारे जेल के मजलूम सिपाही जो सिर्फ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, पेट के लिए, रिस्क के लिए बराह रास्त मेरे हाथों मारे गए थे। गुनाहों की तादाद बढ़ती जा रही थी। न जाने आगे क्या कुछ करना पड़ेगा। खान साहब के किसी साथी का पता चल जाता तो कम से कम उससे रतौली के बारे में मालूमात हासिल कर लेता। उन साहब का नाम भी मुझे याद नहीं रहा था जिन साहब के पास खान साहब मुझे ले जा रहे थे। काश उस वक्त तवज्जो ही दे लेता, खान साहब से वो तमाम तफसीलात पूछ लेता तो कम से कम कोई सही अंदाज़ा ही हो जाता। यही गनीमत था कि रतौली का नाम मालूम है, वहाँ जाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन खान साहब के बगैर क्या करूँगा, क्या कहूँगा किसी से, किसकी तलाश करूँगा। क्या ये सब मुमकिन है? क्या ये सब मुमकिन है? फिर दिल में एक ख्याल उभरा, खान साहब के घर का जायज़ा तो लिया जाए। हो सकता है वहाँ कोई ऐसी निशानदही हो जाए जिससे कुछ और तफसीलात मालूम हो। ये ख्याल अचानक ही दिल में पैदा हुआ था और इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया था कि दिल बेख्तियार खान साहब के मकान में दाखिल होने को चाहने लगा। वहाँ से हटा तो बुजुर्ग बोले, अरे नहीं नहीं मियाँ, ऐसे कैसे जा सकते हो। गन्ने का रस मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए, 2 गिलास पियो, दिल ठंडा हो जाएगा। बड़ी बुरी खबर सुनाई है हमने, लेकिन ताज्जुब है 5 महीने हो गए इस वाक़े को, तो तुमने खबर ही न ली। आखिर उनसे क्या रिश्ता था तुम्हारा। इन बातों ने बुजुर्ग को बड़ी मुश्किल से टाला। गन्ने के रस से माजरत की, झूठ बोलना पड़ा था इस सिलसिले में। इन्होंने चाय की पेशकश भी कर दी, लेकिन बस जान छुड़ाकर वहाँ से हटा था। दिल पर एक बार फिर गम के पहाड़ टूट पड़े थे। यह एहसास दिल से दूर नहीं हो रहा था कि चांद खान जैसा मुखलस आदमी मेरी वजह से हलाकत का शिकार हुआ था। मकान के करीब पहुंचा, सामने से गुजरा, बगली सिमत आ गया। दूसरे मकानात में घिरा हुआ था ये मकान। अलबत्ता 6 मकान आगे जाकर रास्ता दूसरी जानिब मुड़ जाता था और यहाँ से खान साहब के मकान के अहाते के पिछले हिस्से में पहुँचा जा सकता था, जिसे मैंने देखा था। पतली सी गली थी और गैर आबाद रहती थी। फिर अहाते की दीवार भी इतनी ऊंची नहीं थी कि इन्हें अबूर ना किया जा सकता। वैसे अहाते के पिछले हिस्से में एक छोटा दरवाज़ा भी था, लेकिन वो भी शायद अंदर ही से बंद था। इधर उधर देखा और ये जायज़ा लेने के बाद कोई मेरी जानिब मुतवज्जा नहीं है, अहाते की दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। जगह जगह घास उगी हुई थी, काफ़ी बड़ी बड़ी होगी। रात की रानी के पौधे मुरझा गए थे। खान साहब को फुलवारी लगाने का शौक़ था। अकबी हिस्से में तरह तरह के गमले रखे हुए थे, सबके सब इसी तरह थे, लेकिन मुरझाए हुए। मकान से हौलनाक वीरानी बरस रही थी। इस वक्त जब मैं यहाँ था, खान साहब की मौजूदगी में यह मकान बड़ा पुररौनक रहता था। उनके शागिर्द हंसी मजाक करते थे, कहकों की आवाज़ें उभरती रहती थी। खान साहब का अंदाज़ उनके लिए मुशफ़्फ़िक़ाना होता था। अब ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थीं और एक अजीब सी वीरानी हर शय पर छाई हुई थी। आगे बढ़ा और अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। मकान का सारा सामान गालिबन निकाल लिया गया था और अब वो खाली पड़ा था। खान साहब के कमरे में दाखिल हुआ। वसी व अरीज़ कमरा, कोने बिछा हुआ तख्ता, एक जानिब पड़ी हुई मसहरी, ये चीज़ें मौजूद थीं। मसहरी पर अलबत्ता बिस्तर नहीं था, दीवारें नंगी कर दी गई थीं। खान साहब जगह जगह नज़र आ रहे थे। हर सरसराहट पर यह एहसास होता था कि अब कोई आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। ये तसव्वुर लेकर इस घर में दाखिल हुआ था, यहाँ आते ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। इस वीरान खंडर में अब मुझे क्या मिल सकेगा?
किसने कुछ नहीं छोड़ा था। गर्दन झटकी, मायूसी ने दिल में घर कर लिया था। भूरिया चरण अभी तक मुझ पर हावी था। जो कुछ उसने कहा था वो कर दिखाया था। कमबख्त ने कहा था सुकून से नहीं जीने देगा। सुकून तो खैर क्या ही मिलता, जीना भी इतना मुश्किल हो गया था कि नाकाबिले बयान है। वो कमरा याद आया जिसमें खान साहब ने मुझे ठहराया था और जो एक रात अजीब हौलनाक हादसे का शिकार हुआ था मैं। उस जानिब उठ गए मेरे पैर और मैं इस कमरे के सामने पहुंच गया। बिल्कुल वैसा ही था। दरवाजे, खिड़कियां गायब, थोड़े थोड़े टुकड़े दीवारों में फंसे हुए। कैसी हौलनाक कहानी थी उस रात की। मैं कमरे में दाखिल हो गया और चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि दफतन एक बार फिर मेरा दिल धड़कना भूल गया। दिल के किसी गोशे में तसव्वुर नहीं था कि भूरिया चरण यहाँ नजर आ जाएगा। वो अपने मनहूस वजूद के साथ दीवार से टेक लगाए, पाँव फैलाए बैठा मुझे घूर रहा था। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही हौलनाक शक्ल। मैं सकते के से आलम में से घूरता रह गया। एक लम्हे के लिए एहसास हुआ था कि कहीं मेरा वहम नहीं, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी आवाज़ सुनाई दी, आजा आजा, तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। कैसी गुजर रही है बता ज़रा। इसके आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक लिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।